बोर्ड एग्जाम में कल आपको यही पेपर देखने को मिलेगा बच्चों, फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। और पूरा वायरल क्वेश्चन लेके मैं आ चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। कह रहे फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1871 में, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले जी। कौन? ज्योतिबा फुले। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था पहला सत्याग्रह। कहाँ किया था बच्चों? चंपारण में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 21 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन जिसमें डीजल पेट्रोल आता है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, उसको दोबारा नहीं बना सकते आप। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट जो होती है वो एक रेशेदार फसल होती है। कह रहे हैं अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व मतलब जिसपे किसी का हक होता है उसके आधार पर विभाजित किया गया है। झरिया प्रसिद्ध क्यों है बच्चों? तो कोयले के लिए झरिया बहुत प्रसिद्ध है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठारों में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? तो श्रीलंका का। किसका बच्चों? श्रीलंका का। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? तो उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो कई प्रकार से हानि होगी, जैसे कि एक ही विशेष धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य धर्म के लोग पर अत्याचार किया जाएगा। देश की राजनीतिक व्यवस्था में अनुभवी व विशेष लोगों को नकार कर धार्मिक आधार पर राजनीति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी से क्या समझते हैं आप? जिस कार्य में कम लोगों की आवश्यकता हो उसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे अल्प बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें कपास की खेती की जाती है। कह रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में कोई 2 अंतर बताना है। तो इधर लिख लीजिए औपचारिक, इधर लिखिए अनौपचारिक। इस क्षेत्र में बैंक, सरकारी समितियां ये सब आते हैं और अनौपचारिक में साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र ये आते हैं। औपचारिक ऋण में कम ब्याज पर ऋण मिलते हैं और अनौपचारिक ऋण में ऊंची ब्याज पर ऋण मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न है धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिज के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं। ये खनिज चमकदार होते हैं और उन पर पॉलिश की होती है, जैसे लौह धातु। लौह खनिज वे धात्विक खनिज हैं जिनमें लोहा अंश होता है। लौह अयस्क में मैग्नीज, निकल लौह खनिजों के उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन पर मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। अलौह धातु जैसे तांबा, बॉक्साइट, शीशा, सोना अलौह खनिज है। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। भारत में तांबे का भंडार व उत्पादन सबसे कम है
ताप का शौचालय है, इसलिए तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योगों में होता है। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम से प्राप्त किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। या फिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रकों के नाम दीजिए। तो परंपरागत स्रोत है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति। ये जो ऊर्जा है परंपरागत साधन है। ये साधन नवीकरणीय योग्य नहीं होते। ये स्रोत सीमित और निरंतर प्रयोग से खत्म होने के कगार पर है। भारत में खनिज तेल के क्षेत्रकों के नाम। भारत में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर पूर्वी राज्य असम व मेघालय में होता है। भारत का खनिज तेल का ज्ञात भंडार और उत्पादन देर दोनों ही कम है, अतः अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विदेशों से तेल का आयात किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती हैं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है और इस क्षेत्र के लिए सरकारी नियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता। समस्या क्या है? मजदूरी असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कार्य करने के घंटे निश्चित नहीं होते, मजदूरी पर भी बहुत कम होती है। निर्धनता के कारण श्रमिक इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और इस संदर्भ में इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा इस क्षेत्र में श्रमिक अधिकतर खतरे वाले कार्यों में लगाए जाते हैं, जैसे ईंट उद्योग, कोयले की खान, ये सब। स्वास्थ्य श्रमिकों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, ये प्रतिकूल वातावरण में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। तो केंद्र सरकार ने भारत में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम व्यक्ति को सरकार वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देगी। 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, काम नहीं भी होगा तो उसको पैसे जरूर मिलेंगे। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती तो बेरोजगारी भत्ता देगी। भूमि से उत्पादन बढ़ाने संबंधी कार्यों को वरीयता दी जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन को संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत में इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संविधान अधिकार दिया जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध के दूसरा कारण की व्याख्या करते 1927 में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री एम.एन. अंसारी ने कहा था कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन बुला करके अपने संविधान का निर्णय कर सके। साइमन आयोग की नियुक्ति द्वारा निश्चय ही उस दावे को नकार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? इसकी 2 शर्तें लिखिए। सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या, इसमें 2 शर्तें क्या थी? दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 141 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान करके का वचन दिया गया था। तो ये थी आपकी पूना पैक्ट। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। ऐसी कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जातीय समूह से आते हैं, है ना, जैसे AIIM आपने देखा होगा। ये जातीय समूह पार्टियां पर भी दबाव डालते हैं। उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट भी दिए जाते हैं, जो कि गलत होती है। जाति पर आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार करती है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर ना होकर
जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है, जिसमें देश राज्य की समानता की भावना का ह्रास होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझाकर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए, दबाव समूह समाज में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान सभी के हितों को संचित या एकत्रित करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति अथवा सरकार का निर्माण करना है, लेकिन दबाव समूह सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, इसीलिए दबाव समूह की सदस्यता सर्वसमावेशी होती है, जबकि कोई व्यक्ति केवल एक राजनीतिक दल का ही सदस्य हो सकता है, इसीलिए राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य हो सकती है। अब बड़े वाले आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। प्रिंटिंग प्रेस का प्रभाव यह हुआ कि 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती पुस्तकों को चौराहों पर बेचा जाने लगा, जिसका लाभ अब निर्धन जनता भी उठा सकती थी। बाजार में खरीदार घर बैठकर चाव से पढ़ते थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिसमें किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी थी। कारखानों में मजदूरों से बहुत अधिक कार्य लिया जा रहा था और उन्हें अपने अनुभव के बारे में ठीक प्रकार से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। परंतु कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के मध्य समझौते की कोशिश की। समाज सुधारकों ने अपने लेखकों को छापने से यह प्रयास किया कि मजदूरों के मध्य नशाखोरी कम हो, साक्षरता है और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। या फिर अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डालिए। इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योगों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था, टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे। बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए उससे सीधा संबंध बनाना चाहा। इसके लिए उन्होंने गुमास्तों की नियुक्ति की। यह काम कंपनी द्वारा 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण, कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों दलालों से आज़ाद करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता का नाम दिया गया। द्वितीय चरण में क्या हुआ, कंपनी ने बुनकरों पर रोक लगा दी। वे अन्य खरीदारों को अपना माल नहीं बेच सकते। बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें कच्चा माल खरीदने के ऋण देने की भी व्यवस्था की गई, लेकिन इसमें एक शर्त यह रखी गई थी कि जो ऋण लेगा वह अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा। लेकिन जल्द ही गुमास्तों और बुनकरों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि एक तो गुमास्ता तैयार माल की सही कीमत नहीं देते थे और दूसरे, अगर किसी बुनकर से समय पर माल तैयार नहीं हो पाता तो उसे दंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, जब चाहे उसे उनके पद से हटा सकती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों और जनता के हितों का ध्यान में रखकर कानून बनाती है। लोकतांत्रिक देशों में जनता को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अलावा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी मिलते हैं। लोकतांत्रिक शासन समाज में मौजूद मतभेदों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर सकता है। लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक टकरावों को कम करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। पहला कार्य, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़े जाते हैं।
राजनीतिक दल देश के कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विधायिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। चुनावों में बहुमत मिलने पर राजनीतिक दल सरकार का गठन करती हैं। चुनाव में पराजित होने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जनमत निर्माण का कार्य भी किया जाता है। चुनावों के समय, चुनाव प्रचार के दौरान, बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का कार्य करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का उदय होता है। कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना सरल होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल या भूमि की भौतिक, रसायन व जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन है जो मनुष्य और अन्य जीवधारियों और उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हैं। उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषित होना, देखो पहला तो वायु प्रदूषण, अनचाही गैसों की अधिक अनुपात में उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ईंटों के भट्टे, रसायन, कागज उद्योग, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, तेल शोधनालय, कारखाने से निकलने वाला धुआं, ये सब आपको वायु को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी या जल में छोड़ने से फैलता है। जब जल प्रदूषक के मुख्य कारक लुगदी, कागज, वस्त्र रंगाई उद्योग, रसायन, तेल शोधनालय, चमड़ा उद्योग, जिसकी वजह से पानी किसी कार्य योग्य नहीं रहता और उसमें पनपने वाले जीवन को भी खतरे में पड़ जाती है। भूमि का क्षरण, भूमि और मिट्टी को कारखानों से निकलने वाले विषैले द्रव्य पदार्थ, धातुयुक्त कूड़ा कचरा भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ते हैं। जब ऐसा विषैला पानी किसी जगह पर बहुत समय तक स्थिर रहता है तो वो भूमि के क्षरण का एक ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होता है, फिर वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती। ध्वनि प्रदूषण, कारखानों के उपकरण, औद्योगिक और निर्माण कार्य, लकड़ी के चीरखिन्ने के कारखाने, जनरेटर, ठीक है, ये सब ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता का ह्रास, हृदय गति बढ़ने, रक्तचाप आदि बीमारियां फैलती हैं। कह रहे निम्नलिखित को प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज्यों की सड़क परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना है, और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, असम और गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार के क्षेत्र में है। अगला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये देश के दुरुस्त मार्गों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार के क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में विस्तृत हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है राज्य मार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करता है? तो विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। उनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया से वैश्वीकरण बढ़ेगा, और वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं था।
स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग की उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता, कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की अपेक्षा उच्चतम जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा। विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने कार्यकाल और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है, क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देखो, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थी से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक और व्यापारी कोई भी गलत काम कर सकते हैं। जैसे वे कम तोल सकते हैं, खराब वस्तु दे सकते हैं, सेवाओं के अधिक मूल्य ले सकते हैं। ये सब धन के लालच के कारण इस समय समय पर आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि बेईमान व्यापारी अपने थोड़े से फायदे के लिए जनसाधारण के जीवन से खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ, दूध, घी, तेल, मक्खन, खोया, मसाले, इनमें मिलावट करते हैं जिससे आम व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र व राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके द्वारा सरकार कानून प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र वाला। कह रहे भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। राणा प्रताप सागर बंद। तो राणा प्रताप सागर जो भी चीज़ होगी ना उसको अलग अलग चीज़ों से दर्शाएंगे। जैसे राणा प्रताप सागर को मैंने इससे दिखाया, चाय उत्पादन के केंद्र को मैंने इससे दिखाया, ठीक है। फिर लौह इस्पात उद्योग का केंद्र मैंने इस चीज़ राउरकेला इसको दिखाया, रांची नगर नाम इससे दिखाया और नर्मदा नदी को मैंने इससे दिखाया। यह है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। उसके बाद ये हमारा दार्जिलिंग है, ठीक है, चाय उत्पादन वाला। फिर लौह इस्पात हमारा क्या हुआ, राउरकेला ये। फिर रांची नगर हमारा ये हुआ रांची, और नर्मदा नदी ये हुई। मानचित्र आएगा ही आएगा। और एक मानचित्र देखते हैं, राणा प्रताप सागर बंद, ये तो हो गया, सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।